हेलो दोस्तों, आज हम लोग मराठा साम्राज्य से संबंधित अगला भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं छत्रपति साहू की जी। कौन है? छत्रपति साहू जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इनके शासनकाल में कैसे बाजी बिस्वराव का आगमन होता है, क्या है, इन्हीं के शासनकाल में कैसे बालाजी विश्वनाथ का आगमन होता है और उन्होंने किस प्रकार जो मराठा साम्राज्य होता है मराठा साम्राज्य की सेवा में उपस्थित होते हैं और उनकी ऐसी कौन सी रणनीतियां होती है जो मराठा साम्राज्य को काफी आगे तक ले जाती है या मराठा साम्राज्य के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान होती है। इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये चर्चा आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ साथ आपके एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए तो वो आप क्वेश्चन को गलत ना कर सके, इसी वजह से हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मैं पंकज कुमार आपको मराठा साम्राज्य से संबंधित क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। मराठा साम्राज्य से संबंधित क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो छत्रपति साहू जी हैं, कौन है? छत्रपति साहू जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि उनके अगर शासनकाल की बात करें, क्या है, अगर इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल होता है छत्रपति साहू जी का। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद संक्षिप्त में ये देखिए छत्रपति साहू जी। छत्रपति साहू जी, इनका कार्यकाल होता है 1707 से लेके 1748 ईस्वी के, क्या है, 1707 से लेके 1748 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। और इन्हीं के शासनकाल के समय आप कह सकते हैं जो शक्तिशाली मुगल बादशाह होते हैं, शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब या अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह जो औरंगजेब होते हैं, इन्हीं के शासनकाल में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मराठा जो साम्राज्य होता है, जिनसे काफी समय से स्पर्धा चल रही थी मराठा साम्राज्य का, उनका जब मुगल काल का जो शासक होते हैं उनका परास्त हो जाता है, या कह सकते हैं जब उनका अंत हो जाता है, अंत होने के पश्चात जो मराठा साम्राज्य था, जिन्हें प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था, अब उन्हें उस दौर से गुजरना ना पड़ेगा, या कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी, जिससे उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय अपना मराठा साम्राज्य जो था उसको विकास करने में या उसको बढ़ाने में योगदान देंगे। और यही आगे चल के यही जो उनकी रणनीति होती है सफल भी होती है। जब मुगल सम्राट कह सके मुगल जो शासक होते हैं उनका धीरे धीरे जब पतन होना प्रारंभ हो जाता है तो इन्हीं के दौर में धीरे धीरे जो मुगल शासक होते हैं या मुगल जो साम्राज्य होता है अपने धीरे धीरे चरमोत्कर्ष पे या कह सकते हैं अपने ऊंचाइयों पे पहुंचना प्रारंभ कर देता है। जो मराठा साम्राज्य था, क्या था, जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य का एक सपना था, क्या था, जो मराठा साम्राज्य था उसका एक सपना था कि हिंदू स्वराज या हिंदू राष्ट्र बनाने का, क्या है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। इन्हीं के शासनकाल में ये हिंदू राष्ट्र का जो सपना होता था धीरे धीरे साकार कहीं ना कहीं दिखना प्रारंभ हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का सपना कैसे साकार होगा? सपना तभी साकार होगा जैसे इनके साम्राज्य में अधिक से अधिक इन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार करेंगे, साथ ही साथ जो इनके अत्यधिक लोग होंगे सभी लोगों को एक साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में इन्हें प्रोत्साहन करेंगे। और यही कार्य करते हैं जो मराठा शासक होते हैं छत्रपति साहू जी। इन्हीं के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का कहीं सकारात्मक दिख रहा था कि इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र का इनका निर्णय होता था या इनकी जो सोच है वो काफी हद तक साबित हो रही थी, साकार साबित हो रही थी। इसके बाद इन्हीं के शासनकाल में जो छत्रपति साहू जी होते हैं, इनके शासनकाल में दो इतिहासकार बताए गए थे। एक तो डॉक्टर यदुनाथ सरकार बताया गया था, दूसरा बताया गया था जी.एस. सरदेसाई को थे, जी.एस. सरदेसाई के बारे में बताया गया था। अब इन्हीं के शासनकाल में, किनके शासनकाल में, छत्रपति साहू जी के शासन क्या होता है। देखिए अगला बिंदु था हमारा जो छत्रपति साहू जी होते हैं, क्या होता है, छत्रपति साहू जी के ही शासनकाल में एंट्री किसकी होती है, इनकी एंट्री होती है बालाजी विश्वनाथ की। क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ की एंट्री होती है। और एंट्री के साथ साथ इन्होंने इनके साम्राज्य में, या साहू जी होते हैं इनके साम्राज्य में कैसे अपना योगदान देते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग विस्तार से लिखेंगे या विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार संक्षिप्त रूप से कहानी के रूप में आपको समझाया जाएगा, उसका पुनः एक एक बिंदु करके आपको लिखाया जाएगा, जिससे आपसे प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे तो आपको आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। खैरी डालिएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, क्या है, बालाजी विश्वनाथ। अगर बालाजी विश्वनाथ है तो इनके शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। देखिए बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल होता है 1713 ईस्वी से लेके, क्या है, 1713 से लेके 1720 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। क्या होता है, 1713 से लेके 1720 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। अब जब इनका शासनकाल हो गया लगभग 7 वर्ष तक इन्होंने मराठा साम्राज्य की सेवा करते हैं। क्या है, मराठा साम्राज्य की सेवा करते हैं। कौन कौन सी सेवाएं करती हैं, इनके कारण जो मराठा साम्राज्य था किस स्तर तक अपना विकास करता है, इस सब के बारे में जानेंगे। देखिए
जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो छत्रपति साहू जी होते हैं, क्या होते हैं, छत्रपति साहू जी को एक तो उत्तराधिकारी के जो उनका युद्ध होता है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है, उस युद्ध में इन्हीं के सहयोग से जो साहू जी होते हैं अगले शासक बनते हैं। क्या होता है, पहला दिन देखिए, अभी यहाँ पे आप संक्षिप्त में लिखिए। देखिए यहाँ पे इनकी खासियत क्या होती थी, इनको उत्तराधिकारी बनाने में योगदान देते हैं। पहला बिंदु तो क्या, इन्होंने जब खेड़ा का युद्ध होता है, क्या होता है, खेड़ा का जो युद्ध होता है 1707 ईस्वी में ताराबाई के साथ होता है, जिसमें दोनों मराठा साम्राज्य का होता है, दोनों मराठा शासक होते हैं, एक तरफ तो होते हैं साहू जी, दूसरी तरफ होती हैं ताराबाई। इन दोनों शासकों में युद्ध होता है उत्तराधिकारी के लिए, जबकि इस युद्ध में साहू जी का सहयोग करते हैं, बालाजी विश्वनाथ सहयोग करते हैं। सहयोग करने के क्रम में वे विजयी होते हैं और अगला जो मराठा शासक होते हैं, और अगला मराठा शासक होते हैं आपका छत्रपति साहू जी। छत्रपति साहू जी, इनका योगदान इस तरह होता है पहला। और दूसरे इनके बारे में बात की जाए तो ये कर से संबंधित क्या होता है, कर के बारे में या जो टैक्स होता है, टैक्स से संबंधित इनको महत्वपूर्ण जानकारियां थे, या टैक्स से या कर से संबंधित इनके पास ज्ञान था। क्या था, दूसरा लिखेंगे कर संबंधित ज्ञान के कारण, कर संबंधित ज्ञान की वजह से, ज्ञान के कारण ये मुगल सेवा में आते हैं। क्या आते हैं, कर संबंधित ज्ञान के कारण जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं इनकी एंट्री होती है मुगल काल में, मराठा साम्राज्य में। क्या होता है, कर से संबंधित ज्ञान के कारण ही इनकी एंट्री होती है, कह सकते हैं इनका प्रवेश होता है, या इनके सेवा करते हैं वे मराठा साम्राज्य के। अब इसी के साथ जब इन्होंने ये सेवाएं कर दी थी, इसके बाद इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जो छत्रपति साहू जी की माता थे, क्या थे, छत्रपति साहू जी की माता जो औरंगजेब द्वारा, या कह सकते हैं औरंगजेब की जो सेनाएं होती थी उनको कैद कर ले जाती हैं, तो कैद करने के पश्चात छत्रपति साहू जी होते हैं, छत्रपति साहू जी जुल्फिकार खां के ईरानी जो दल होते हैं, ईरानी दल के जो सहयोगी होते हैं, ईरानी दल के सहयोगी फर्रुखसियत, ईरानी दल के जो नेता थे उसमें फर्रुखसियत के सहयोग से, क्या होता है, फर्रुखसियत के कहने पे तो जो साहू जी होते हैं, साहू जी की रिहा कर दिया जाता है, मराठवाड़ा क्षेत्र के तरफ इन्हें भागने का कह दिया जाता है। तो ये उस समय वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जो इनकी माता जी होती हैं या इनके जो सगे संबंधी होते हैं, अभी भी वे मराठा साम्राज्य के चंगुल में ही हैं, या मराठा साम्राज्य के कारागार में अभी वे बंदी हैं। जब फिर उसके बाद अब इसी में क्या होता है, बालाजी जो होते हैं, बालाजी की ऐसी कूटनीति की वजह से, या जो मुगल शासक होते हैं उन दोनों के बीच संधि कराते हैं। क्या होता है, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, क्या होगा हमारा, मराठा शासक व मुगल सेना के बीच संधि हो जाती है। क्या होती है, संधि होती है। ये किनके निर्देशन में हो रही है, अगर बात की जाती है, तीनों महत्वपूर्ण कार्य जो होता है ये होता है बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में, या बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में ही ये महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, जिससे मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास कर रही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ये आखिर जब इन मराठा शासक जो होते हैं छत्रपति साहू जी और उसके बाद मुगल सेना जो होती है, इन दोनों के बीच संधियां हो जाती हैं, उस संधि के बारे में हम लोग अगले बिंदु में देखेंगे। पहले जितना आपको कहानी के रूप में बताया गया या जो भी बताया गया 2-3 पॉइंट, उन सभी को बारी बारी से लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए जो आपको अभी बताया गया संक्षिप्त कहानी के रूप में, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग चलो एक एक करके लिखते हैं। देखिए पहला आपको क्या बताया गया, पहला आपको बताया गया था जो खेड़ा का युद्ध होता है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। क्या है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, जिसमें ताराबाई होती हैं और साहू जी होते हैं। इस युद्ध में अब इनका सहयोग, जो साहू जी होते हैं इनका सहयोग कौन करते हैं, बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से वे उत्तराधिकारी बनते हैं। पहला दिन लिखेंगे खेड़ा का युद्ध, यहाँ पे लिखेंगे खेड़ा का युद्ध, यहाँ पे लिख देंगे उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध। अब लिखेंगे खेड़ा के युद्ध में ताराबाई हुआ साहू जी के मत तथा बालाजी का सहयोग, साहू जी को और अगला उत्तराधिकारी साहू जी नियुक्त होते हैं। साहू जी नियुक्त
ये तो आपको पहला बताया गया कि इन्होंने किस प्रकार का अपना सहयोग करते हैं जो अगले शासक के रूप में, मतलब मराठा साम्राज्य के जो शासक होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। और दूसरा आपको बताया गया कि इनको कर संबंधित ज्ञान के बारे में क्या था, कर से संबंधित कहाँ से कितना कर प्राप्त करना है, किस राज्य पे कितना कर लगाना है, कह सकते हैं एक इनको अर्थशास्त्र के बारे में क्या होता है, अर्थशास्त्र के बारे में इनको अच्छा खासा ज्ञान था। किसको, जो बालाजी विश्वनाथ थे, इनको अर्थशास्त्र से संबंधित काफी महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त था या महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी वजह से जिसको अर्थशास्त्र से संबंधित ज्ञान होगा या अन्य विषयों से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वही आपको इन सभी महत्वपूर्ण या टेक्निकल जो होते हैं या आंकड़ात्मक जो ज्ञान होता है, क्या है, आंकड़ात्मक ज्ञान होता है, उन सब के बारे में इन्हें खूब, ये कह सकते हैं उस ज्ञान के लिए प्रकांड विद्वान थे। क्या है, कर से संबंधित सभी प्रकार के करों से संबंधित ज्ञान के बारे में इन्हें प्रकांड जानकारी थी। अगला बिंदु लिखेंगे कर से संबंधित क्या होता है, कर से संबंधित ज्ञान के कारण ये मराठा सेवा में उपस्थित, कहते हैं मराठा सेवा में उपस्थित है। यहाँ पे दूसरा बिंदु, अब हम लोग इनसे संबंधित क्या होता है, जो बालाजी विश्वनाथ थे इनसे संबंधित अगला बिंदु कौन था उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। अगला बिंदु हमने आपको क्या बताया था, अगला बिंदु बताया था जो मराठा शासक होते हैं, क्या है, मराठा छत्रपति होते हैं साहू जी, और जो मुगल सेना होती है क्या होती है, मुगल सेना के बीच 1719 ईस्वी में एक संधि हो जाती है। क्या होती है, 1719 ईस्वी में एक संधि हो जाती है। आखिर वह संधि कौन होती है, किनके मध्य होता है, इन सबके बारे में बात करेंगे। देखिए इन्हीं के शासनकाल में 1719 ईस्वी में क्या होता है, 1719 ईस्वी में एक होते हैं जो मराठा शासक होते हैं छत्रपति साहू जी, और उसके बाद मुगल सैनिक क्या होते हैं, मुगल सैनिक होते हैं फर्रुखसियर। क्या होता है, मुगल सैनिक फर्रुखसियर होते हैं। फर्रुखसियर की बात की जाए तो उस समय फर्रुखसियर जो होते हैं एक अयोग्य शासक होते हैं। इनको उत्तराधिकारी के लिए जो होते हैं सैयद बंधु, क्या होते हैं, सैयद बंधु जो होते हैं उन्हीं के सहयोग से वे जो फर्रुखसियर होते हैं उत्तराधिकारी नियुक्त होते हैं। उस सैयद बंधुओं में होते थे हुसैन अली होते थे और हसन अली होते हैं। इन दोनों भाइयों के सहयोग से इन्हीं के वो हिंदुस्तानी दल भी कहा जाता था। क्या है, इन्हीं दोनों भाइयों को हिंदुस्तानी दल कहा था। इन्हीं दोनों के सहयोग से फर्रुखसियर शासक होते हैं। क्या है, फर्रुखसियर शासक होते हैं, जबकि बालाजी विश्वनाथ इन्हीं सैयद बंधुओं के सहयोग से साहू जी की संधि करा देते हैं। क्या है, साहू जी की संधि करा देते हैं। अगला बिंदु हमारा ये है, लिखिएगा 1719 ईस्वी में क्या था, 1719 ईस्वी में सैयद बंधु, कहते हैं सैयद बंधु, 1719 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली, कौन है, हुसैन अली एवं हुसैन अली व हसन अली, हसन अली से कौन, मराठा शासक छत्रपति साहू जी के मध्य संधि करा देते हैं। संधि होती है क्या होता है, इन दोनों के मध्य जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु और जो मराठा शासक होते हैं, इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। आखिर वह संधि कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में जान लेते हैं, अभी जानेंगे। देखिए पहले इनके बारे में देख लिए। 1719 ईस्वी में सबसे पहले हम जानेंगे 1719 ईस्वी में उस समय जो मुगल शासक थे, कौन से मुगल शासक थे या किनकी शासनकाल में जो सैयद बंधु होते हैं, किनके सहयोग से इन्होंने ये संधि अपनाते हैं। अगर बात की जाए जो उस समय मराठा जो मुगल शासक होते थे, क्या होते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जितने भी शासक होते हैं उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे अयोग्य शासक थे। क्या थे, अयोग्य शासक थे। उनमें शासन संचालन करने के लिए कोई भी योग्यता नहीं थी, या कह सकते हैं शासन संचालन करने के लिए वह एकदम अनपढ़ थे, या उनके अंदर कोई क्षमता नहीं थी शासन साम्राज्य के संचालन करने के लिए। इसी वजह से उस समय साम्राज्य में गुटबंदी हो जाती है। गुटबंदी के कारण जिसका गुट कह सकते हैं, जो इस सरदार का गुट मजबूत होता था, वही व्यक्ति या वही सरदार जिस व्यक्ति को चाहता था या जिस उत्तराधिकारी को चाहता था अगला शासक नियुक्त करना, वह नियुक्त करता था। जब इनके शासनकाल में क्या होता है, जो सैयद बंधु होते हैं इनके सहयोग से जो फर्रुखसियर होते हैं, क्या होते हैं, फर्रुखसियर अपना शासनकाल कह सकते हैं, फर्रुखसियर जो होते हैं उत्तराधिकारी नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं, अगला शासक नियुक्त होते हैं। और इन्हीं के सहयोग से इन्होंने जो मुगल शासक होते हैं या मुगल साम्राज्य होता है संचालन करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी जब शासन संचालन कर रहे थे जो छत्रपति साहू जी होते हैं, साहू जी के जो माता जी के, उन्हीं के कारागार में कह सकते, जो मुगल सेना होती है या मुगल साम्राज्य होता है उन्हीं के कारागार में बंदी थी। जब ये बातें कह सकते हैं छत्रपति साहू जी होते हैं और मुगल सेना होते हैं, इन दोनों के बीच जब संधि करा देते हैं, कौन कराते हैं,
अगर बात की जाए ये संधि कराते हैं आपके बालाजी विश्वनाथ संधि कराते हैं। संधि में कुछ शर्तें होती हैं। संधि अगर किसी भी देश के साथ संधि होती है तो संधि में दोनों देशों की आपसी सहमति होती है कि आपका इस क्षेत्र को हम आपको दे लेंगे, आप हमको ये क्षेत्र दे दीजिए। एक तरह से कह सकते हैं एक दूसरे में परिवर्तन होता है। क्या होता है, एक दूसरे क्षेत्र को परिवर्तन किया जाता है जिससे हमारी जो सीमा हो हमारी तरफ हो, आपकी सीमा जो होती है आपकी तरफ हो। संधि में दोनों राज्यों को या कह सकते हैं दोनों देशों को फायदा होता है, इसी वजह से संधि की जाती है। जो संधि होती है एक बार उनके बारे में संक्षिप्त रूप से जान जाते हैं। संधि क्या होती है, देखिए जो मुगल शासक होते हैं क्या होता है, मुगल बादशाह होते हैं। मुगल बादशाह जो होते हैं साहू जी के माता को क्या होता है, साहू जी के माता को और उसी के साथ साथ जो उनके सगे संबंधियों को सभी को मुगल कारागार में थे वे इस संधि के तहत उन सभी को छोड़ दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है। किसको, साहू जी की माता और जो उनके सगे संबंधी थे। ये शर्तें लगती है कि आप हमारे माता को और हमारे सगे संबंधियों को रिहा कर दीजिए। और दूसरी हमारी शर्त होती है कि जैसे जब मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में जितना बड़ा उनका साम्राज्य था उस सभी जितने भूभाग विजित कर लिए हैं, जो मुगल शासक विजित कर लिए हैं, उन सभी भूभागों को पुनः हमें या पुनः मराठा साम्राज्य को लौटा दिया जाए, ये संधि होती है। उसके बाद जब यही संधियां जब इतनी संधियां हो जाती हैं तो कुछ ऐसे इतिहासकार होते हैं जिन्होंने इस संधि को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा और मराठा साम्राज्य क्या होता है, मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। क्या थी, मराठा साम्राज्य की ये सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। और उसके बाद ये तो क्या होता है, ये कुछ कह सकते हैं कुछ संधियां होती हैं जिससे कि जो मराठा शासक होते हैं उनको फायदा होते हैं। अब संधियों में बताया गया दोनों देशों को फायदा होता है। ये तो आपको अभी तक मराठा साम्राज्य का फायदा था। अब मुगल साम्राज्य को क्या फायदा होता है, मुगल साम्राज्य को फायदा ये होता है कि जो मराठा शासक होते हैं, मराठा शासक ने कहते हैं कि हम 15,000 सैनिकों के या घुड़सवार सैनिक के साथ आपके सेना में शामिल होंगे या कह सकते हैं आपको सैनिक सहायता देंगे। इसी 15,000 सैनिकों को लेकर क्या होते हैं, सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु चले जाते हैं। क्या होता है, सैयद बंधु बालाजी के विश्वनाथ के सहयोग से इन्हीं 15,000 सैनिकों को लेकर जो फर्रुखसिया शासक होते हैं उनका गला दबा के उनकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार वे अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। क्या होता है, जब फर्रुखसिया के इन्होंने जो साहू जी होते हैं, साहू जी के सहयोग से 15,000 जब घुड़सवार सैनिक के साथ जाते हैं, सैयद बंधु जो होते हैं हुसैन अली जब इनके सहयोग से जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ होते हैं उन्होंने फर्रुखसिया का गला दबा के हत्या कर देते हैं या गला घोट देते हैं। तो उनके मृत्यु हो जाने के पश्चात अगला जो मुगल शासक होते हैं रफी उद्दरजात को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं या अगला मुगल शासक नियुक्त किया जाता है। ये इन संधियों में होता है। अब इसके बाद इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की क्लास में बारी से एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। उसके बाद पुनः हम लोग अपने एक एक बिंदु को लिखते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो आपको कैसे लगती है इसके बारे में हमें अवश्य सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।